सबसे धमाकेदार प्रोग्रामिंग 18 हाउस प्रदेश पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का इस खास शो में। और दिवाली से पहले इस वक्त दिवाली जैसा ही माहौल है बाजार में, लेकिन ये दिवाली कब तक टिकेगी? क्या हम ना अपने क्रूशियल सपोर्ट्स के ऊपर ही रहेंगे और इंडिया विक्स जिस तरह से 20 के नीचे है तब तक तो ये पार्टी ऑन है, लेकिन किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आज एफएनओ में क्या आपको लॉन्ग के मौके मिलेंगे या फिर थोड़ा कॉशियस व्यू लेकर जाना चाहिए, क्योंकि ये ओवरनाइट रिस्क भी है? बड़ी बात एक बार देख लेते हैं। तो चलिए पहले बड़ी बातें बाजार पर हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार में आज सुबह से ही एक इनफैक्ट गैप अप मिला है। शॉर्ट कवरिंग का बाउट आपको निफ्टी 17,300 के पार है, लेकिन मोमेंटम बाद में फॉलो बॉइंग के फॉर्म में बहुत बड़ा चेस करने को नहीं मिला। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो तेजी थी कल से लेकर आज तक में जो गैप अप हुआ है उसे बाजार ने फिर भी अपनी अभी तक फिलहाल इंटैक्ट रखा हुआ है। निफ्टी बैंक की आप बात करो, 12.5 शेयरों में आप खरीदारी देख रहे हो। आज लगभग 2% की तेजी आपको बैंकिंग इंडेक्स पर दिख रही है। इन्फोसिस ने अच्छा सेंटिमेंट दिया, पूरे आईटी सेक्टर के लिए इस वक्त आप सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव देख रहे हैं आज की ट्रेडिंग के लिहाज से तो एटलीस्ट। इन्फोसिस टॉप गेनर है और साथ ही सारे सेक्टर्स की बात करें, दूसरे सेक्टर्स में भी बात करें तो सब में अच्छी मूव दिख रही है, कुछ स्पेसेस को छोड़कर जहां पर प्रेशर थोड़ा है, जैसे कि रियल एस्टेट स्पेस। बड़ा ट्रिगर ट्रेडर्स इसे जरूर वॉच आउट करता है, वो है इंडिया विक्स का, क्योंकि ये 20 के नीचे है। जब तक 20 के नीचे होगा बाजार में पेन कम होगा, बुलिश बेट्स ज्यादा होंगी। 20 के ऊपर होता है तो बाजार में थोड़ा सा कॉशियस व्यू होता है या फिर शॉर्ट साइड की पोजीशन भी बननी शुरू हो जाती है। एक बार कल का शो में किस तरह का रिपोर्ट कार्ड रहा, यानी हमने जो कॉल्स आपको दी थी उसको एक बार ट्रैक करते हैं और वो किस तरह का रिटर्न हमारे व्यूअर्स को बनाकर उस कॉल्स में दिया था। रिपोर्ट कार्ड सौरभ सिसोदिया की कॉल थी हमारे पास कल, उनका रिपोर्ट कार्ड है। देखिए कौन कौन से ट्रेड दिए उन्होंने इन्फोसिस पर ट्रेड दिया था, वहां 4% का रिटर्न है। एसआरएफ पर ट्रेड दिया था और साथ ही डॉक्टर लाल पाथलैब्स पर ट्रेड दिया था। तो ये 3 ट्रेड जिस पर आपको तीनों में ही मुनाफा जरूर हुआ है। लेकिन अब आज फर्दर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या यहां से और तेजी के मौके ढूंढने चाहिए या थोड़ा कॉशियस होना चाहिए? हेज्ड पोजीशन लेके जानी चाहिए क्या, या फिर जिस तरह का टू मच ऑफ पेसिमिज्म था ओवरसोल्ड जोन में यूएस मार्केट्स थे, वहां पर भी तेजी आज के दिन जारी रहेगी और आप वीकेंड पे पोजीशन कैरी कर सकते हैं। ये सारी चीजों को समझने के लिए हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कुणाल बोथरा शो में बने हुए। कुणाल, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा एक बार के लिए डर लगता है कि कब तक बाजार में तेजी रहेगी, लेकिन वी नॉट सेइंग अंडरटोन तो बहुत बुलिश है इंडियन मार्केट्स की भी, लेकिन क्योंकि अभी फिलहाल थोड़े हेडविंड्स तो आपको लग रहे हैं। आज बहुत बड़ा चेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन बड़ी बात यह है कि एटलीस्ट गेन्स जो है वो इंटैक्ट जरूर है। पहले फर्स्ट हाफ में या पहले आधे घंटे बाद आपको कोई तेजी इरोड होते हुए गेन्स नहीं दिखे थे। तो ये साइन स्ट्रेंथ का दिख रहा है कहीं, या फिर ये इट्स जस्ट एन इंटरडे व्हाट यू आर पिकिंग? नहीं, तो मेरे अनुमान से पहले तो धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए प्रियंका। मेरे अनुमान से आई थिंक ये गेन सस्टेन हो सकते हैं इंडेक्स में और ये बिल्ड भी हो सकता है। तो जो मेरी फेवरेट शॉर्ट कैंडिडेट्स है एचडीएफसी बैंक, वो भी परफॉर्म करना चालू कर गए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अभी एक थोड़े कॉन्ट्रा जोन में आ चुका है और यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि लार्ज कैप स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं। जो एक सबसे खास बात जो मैंने आइडेंटिफाई की थी इंडेक्स ट्रेंड्स में, वो थी कि कल निफ्टी की जो ओपन इंटरेस्ट थी वो 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस कर चुकी थी। और हमने देखा लगातार कि जब इंडेक्स की जो ओपन इंटरेस्ट होती है वो जब 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स क्रॉस करती है, उसके बाद जब एक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है, वो मल्टी वीक शॉर्ट कवरिंग मूव आता है इंडेक्स में। हमने जून में भी देखा था, ये मार्च 2022 में भी देखा था, सितंबर 2021 में भी ये सेम ट्रेंड्स देखे थे इंडेक्स में। तो मेरे अनुमान से एक सिमिलर जंक्चर पे हम पहुंच गए हैं जहां से इंडेक्स की अपमूव ना सस्टेन होने की बात नहीं, बट मेरे अनुमान से शायद ग्रो भी हो सकती है आने वाले कुछ एक हफ्तों के लिए। तो यहाँ पे जो व्यू है वो पोजिशनली लॉन्ग रहेगा इंडेक्स पे। मेरा मानना है कि अब हम बहुत जल्द 17,600 से 800 का रेंज भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म में, और जैसे जैसे इंडेक्स ट्रेंड करते जाएगा अप साइड में हम टारगेट्स को रिवाइज करते रहेंगे अपर ट्रेंड पे। और बैंक निफ्टी पे मेरा मानना है कि हम 40,500 के इन लेवल्स भी देख सकते हैं बहुत जल्द। तो दिवाली जोन में आता हुआ बाजार दिख रहा है यानी। कुणाल, जैसे आपने बोला ना कि सुबह में एक पॉइंट तो ये था कि कहीं तो 350 के पास रेजिस्टेंस है, क्या हमने उस रेजिस्टेंस को वहां पर आपको बुलिश बेट्स दिख रही हैं कि आपको लग रहा है क्रॉस हो जाएगा? तो क्रॉसिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा लग रहे हैं, बिकॉज जो कल डिस्काउंट था इंडेक्स फ्यूचर्स में 20-25 पॉइंट्स का, वो चेंज होकर प्रीमियम में आ गया है। ये बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है। हालांकि भले ही शॉर्ट टर्म में ही हम पैटर्न देखते हैं, बट ये इंडिकेट करता है कि जो माइंडसेट थी कल की, जो शॉर्टिंग की माइंडसेट थी, वो कन्वर्ट होकर शॉर्ट कवरिंग और ज्यादा लॉन्ग बिल्टअप में भी चेंज हो गई। तो ये जो बहुत स्विफ्ट एडजस्टमेंट्स होते हैं, ये बहुत टिकने वाले पॉइंट्स होते हैं। तो मेरे अनुमान से ये एक इंडिकेशन है कि हम एक लेवल्स को शायद आज क्रॉस ना कर दें, बट आने वाले कुछ एक दिनों में हम इनको क्रॉस करके
करके बहुत ज्यादा फॉर्मिडेबल अपसाइड देख सकते हैं इंडेक्स में। ठीक है, 18,000 तक की बात भी एक्सपर्ट्स कर रहे हैं दिवाली तक, लेकिन कुणाल जो इमीडिएट टारगेट्स देख रहे हैं वो 17,600 देख रहे हैं निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर आपने कितना बताया? 40,500 का टारगेट आप देख रहे हैं। चलिए, तो अब यहाँ ये समझ लेते हैं कि अगर यहाँ से तेजी के मौके मिलेंगे, चेस करना चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए? लॉन्ग बिल्टअप कहाँ कहाँ दिखा है? ठीक है, तो पहला सवाल तो इस वक्त जो सबसे बड़ी बात ध्यान जा रही है वो जा रही है इन्फोसिस के नंबर्स पर, और इन्फोसिस के नंबर्स के बाद इतनी बड़ी मूव याद नहीं आ रही कि पीछे कब देखी थी इन्फोसिस। जैसे आईटी काउंटर्स जिस तरह से ड्रैगर्स रहे हैं, इन्फोसिस हो, परसिस्टेंट हो, दोनों जगह पर अच्छी मूव है। आपको पहला तो आई विल ब्रेक दिस क्वेश्चन इन 2 पार्ट्स। पहला तो आपको इन्फो या आईटी पैक की तेजी आपको लग रहा है सस्टेन हो जाएगी? यहाँ से भी क्या लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देख रहे हैं आप आईटी काउंटर्स पे? तो मैंने एक व्यू रखा था लास्ट 3 से 4 दिनों में जब टीसीएस के नंबर्स आना चालू हो गए थे कि आईटी अब अंडर परफॉर्मर नहीं रहेगा, अब ये मार्केट परफॉर्मर हो जाएगा। तो आईटी पे बहुत ज्यादा दारोमदार हो जाएगा वापस से मार्केट्स पे, कि अगर जब निफ्टी आईटी परफॉर्म करेंगे तो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइक्लीहुड हो जाएगा कि निफ्टी भी आउट परफॉर्म करे या वो उस टाइप के रिटर्न्स हमें इंट्राडे भी देखने को मिले। तो मेरे अनुमान से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक या बिहेवियर चेंज हो चुका है आईटी स्टॉक्स में। हालांकि विप्रो के रिजल्ट्स के बाद एक डिसअपॉइंटमेंट वापस आ चुका था इंडेक्स पे, बट ओवरऑल आईटी स्टॉक्स की बात करें तो माइंडट्री, कोफोर्ज, इन सब की जब प्राइस एक्शन के बाद हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है मार्केट्स में। इन्फोसिस के नंबर्स के बाद स्पेसिफिकली मेरा ऐसा मानना है कि आईटी इंडेक्स एक अलग ट्रेंड में वापस आ सकता है। ये स्टॉक 1500 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में, और उससे ज़्यादा मेरी पॉसिबिलिटी है कि शायद यहाँ से और 4 से 5% रिटर्न बहुत इमीडिएट शॉर्ट टर्म में भी दे सकता है। तो 1540 1550 के आसपास का एक नॉमिनल टारगेट रख सकते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। ठीक है, इस बीच देखिए बड़े नंबर्स आ रहे हैं यहाँ। सितंबर में जो WPI फिगर्स थी वो घट कर आई है, यानी 10.70 पर आपकी महंगाई दर आई है सितंबर पे, और अब आप थोड़ा थोड़ा डाउन ट्रेंड देख भी रहे हैं। यूएस मार्केट्स में भी जो हुआ वो आप भले एस्टिमेशन 8.1 का था, 8.2 आए, लेकिन एटलीस्ट पहले से थोड़ी सॉफ्ट तो हुई थी, बाजार उस पर रिएक्ट करे थे। अब इंडियन मार्केट्स के लिए भी ये देखिए आप यहाँ से घटकर महंगाई दर को देख रहे हैं, तो ये कूल ऑफ तो इन्फ्लेशन हो रहा है और बाजार शायद इसे रीड भी कर रहा है। जब भी आप देख रहे हैं कि आज सारे सेक्टर्स और बाजार में ये बॉइंसी है, तो ये तो आईटी पैक पर एक व्यू रहा कुणाल, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे हमें स्टॉक्स दिख रहे हैं आज केमिकल स्पेसेस में, जीएनएफसी सुबह से इस पर भी एक ध्यान तो जा रहा है, अच्छा स्टॉक चल रहा है, मोमेंटम। हालांकि मॉर्निंग में हमने ओपनिंग ट्रेड में अपने एक्सपर्ट से जाना तो उन्होंने कहा कि अभी भी और ऊपर अपसाइड दिखेगा। क्या आप यहाँ पे ऑप्शन के जरिए जीएनएफसी को ट्रेड करने की सलाह देंगे? तो ऑप्शंस के जरिए नहीं, इसको फ्यूचर्स में भी ले सकते हैं, और इस तरह से देखना चाहिए कि 50% ऑफ द ट्रेडिंग सेशन हुआ है अभी तक फिलहाल, और वॉल्यूम्स जो है वो ऑलरेडी 2 मंथ के हाई पे पहुंच चुकी है जीएनएफसी की कैश साइड में। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये नॉर्मल बाइंग नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बैक्ड बाइंग है जीएनएफसी में। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये स्टॉक एक ब्रेकआउट स्टॉक बन सकता है। अब हम नेक्स्ट लेवल चेक करते हैं कि स्टॉक ने पुराना जब हाई मारा था तब वो 780 800 के आसपास था। स्टॉक फिलहाल 100 रुपया नीचे है उस लेवल से, 680 85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अपसाइड काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, वॉल्यूम्स कम बैक कर चुके हैं जीएनएफसी में, तो ये इंडिकेशन है कि एक नया ट्रेंड उभर के आ सकता है। तो मेरे अनुमान से जीएनएफसी पे लॉन्ग किया जाना चाहिए। 720 730 का एक टारगेट रख सकते हैं शॉर्ट टर्म वाइज, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं करीबन 665 का। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जीएनएफसी पर भी राय रहेगी, लेकिन WPI की जो फिगर्स आई हैं आपको याद होगा कि ऑलरेडी एलिवेटेड लेवल्स पर थी, और उसके बाद इंडिया में भी आप कूल ऑफ तो देख रहे हैं लेवल्स को। इनफैक्ट जुलाई की बात करें, अगस्त की बात करें, वो काफ़ी अनकंफर्टेबल लेवल्स पर भी थी, लेकिन वहाँ से फर्दर कूल ऑफ हुआ और अब आप 10 के आसपास, 10 से 10.5 से ज़्यादा आई है, लेकिन 12% से ज़्यादा का अनुमान था और उससे घटकर ज़रूर आई है। तो ये जो WPI फिगर्स, इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, महंगाई दर नीचे आ रही है, उसका बाजार पर इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। और आप आज कॉर्पोरेट अर्निंग्स के नंबर्स का भी इम्पैक्ट देख रहे हैं, और इसी वजह से हम ये ट्रेड ऑप्शंस भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉन्ग बिल्टअप में हमें आईटी पैक समझ आता है, जीएनएफसी में आप फ्यूचर के जरिए ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं, और इसके अलावा आज बैंकिंग काउंटर्स में एचडीएफसी बैंक, आपने स्टार्टिंग में ही कहा ये तो आपका फेवरेट स्टॉक है, लेकिन आप इसे शॉर्ट साइड पे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन आज तो ये चल रहा है, आज बेट्स पॉजिटिव साइड है, इससे और तेजी आ सकती है क्या? तो मैं फिलहाल एचडीएफसी बैंक पे लॉन्ग्स इनिशिएट नहीं करूंगा, बट जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ट्विंस जब चलना चालू करते हैं, ये एफआईएस के फेवरेट है, तो ये स्मार्ट मनीज के या बिगर हैंड्स के बहुत ज़्यादा फेवरेट स्टॉक्स है। जब इनमें स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो हम कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल आउटलुक है वो पॉजिटिव हो गया वापस मार्केट में। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सारे अदर स्टॉक्स वापस से चलना चालू करेंगे। आज जो खास बात अगर हम देख रहे हैं मार्केट्स में, तो आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड, एक्सिस बैंक, ये सब अंडर परफॉर्म कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक को। तो ये एक इंडिकेशन है कि शायद जो मिक्स है बैंक निफ्टी का वो चेंज हो रहा है। एचडीएफसी बैंक लीड कर सकता है
शायद 1-2 दिन में अगर हम और कंसिस्टेंसी देखें एचडीएफसी बैंक में, तब मैं जाके इनिशिएट करूंगा लॉन्ग पोजीशंस। बट मेरे अनुमान से साइंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है मार्केट के लिए। राइट, यानी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल एफआईज की आज सेलिंग ना हो या फिर शॉर्ट फिगर आए, क्योंकि जो बिल्कुल कहा एफआईज के एफपीआईज के बैंकिंग और फाइनेंशियली सबसे बड़ा प्रिफर्ड स्पेस है, और दूसरा उनका आईटी स्पेस होता है। क्या थैंकफुली आज आईटी भी चल रहा है। सो लेट्स सी लॉन्ग बिल्टअप कहाँ का, तो यहाँ ये तो रिकमेंडेशन लॉन्ग बिल्टअप की, कुछ स्टॉक्स जो हमने पॉइंट आउट किए, कुणाल आपकी नजर भी कहीं है जो आपके रिकमेंडेशन पर रडार पे आ रहे हैं? तो आईटी स्टॉक्स में से HCL टेक मेरे अनुमान से आई थिंक एक बहुत अच्छा बाय बन सकता है। 1010 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो इस पे मैं लॉन्ग की सलाह दूंगा। मेरा मानना है कि आई थिंक HCL टेक शायद पहला आईटी स्टॉक बन सकता है जो 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक करे लास्ट कुछ एक महीनों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में। तो इस पर मैं बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। टारगेट रख सकते हैं करीबन 1045 1050 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 990 का। और सेकंड स्टॉक GNFC पे रहेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे अनुमान से एक स्ट्रॉन्ग क्लासिकल ब्रेकआउट बन रहा है GNFC में, वॉल्यूम बैक। बाय के लिए रिकमेंड करूंगा इस पे, टारगेट रख सकते हैं करीबन 740 का, स्टॉप लॉस 680 का। ठीक है, GNFC आपको पसंद आ रहा है, और साथ ही HDFC बैंक, ये आपको स्टॉक पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट HCL टेक सॉरी आपको स्टॉक पसंद आ रहे हैं। शॉर्ट कवरिंग का बाउट हमें आज कहाँ का देखा, क्योंकि आईटी के नंबर्स अच्छे आए, तो हमने मिड कैप आईटी में कुछ स्पेस में LTTS जैसे काउंटर्स, FSL जैसे काउंटर्स, इनको देखा कि यहाँ तेजी से शॉर्ट्स कवर हुए थे। क्या फर्स्ट सोर्स या LTTS भी यहाँ से प्लस किया जा सकता है, और बड़ी मूव मिल सकती है कि यहाँ? तो फर्स्ट सोर्स और MGL, ये जो दो स्टॉक है, दोनों की बिहेवियर बहुत ज़्यादा रफ एंड वॉलेटाइल है। ये ब्रेकआउट तो दे देते हैं 1-2 दिनों में, बट उसके बाद में फिजल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इनको जनरली इंट्राडे ट्रेड करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन इसको पोजिशनल में कैरी करे और 2 या 3 दिन होल्ड करे। तो बट इन तीनों में से मेरे अनुमान से आई थिंक UPL एक ऐसा स्टॉक बन सकता है जिसमें शायद थोड़ी सी कंसिस्टेंसी आने की आशंका है। UPL एक ऐसा स्टॉक है जो जनरली मार्केट के साथ साथ परफॉर्म करता है, तो जब अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट में पिकअप हो, तो UPL के स्टॉक पर भी अच्छा मूवमेंट आने की आशंका है। तो 684 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो इस पर भी बाय की रिकमेंडेशन दूंगा। शॉर्ट टर्म वाइज 700 702 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 674 का। एक ट्रेंड तो दिख रहा है कुणाल, लग रहा है कि जैसे जहां पर भी यूरोप बिजनेस का इंपैक्ट हुआ है, UPL का भी काफी हद तक इंपैक्ट वही रहा, वैसे स्टॉक्स फिर से वापस आ रहे हैं। UPL हुआ, मदरसन हुआ, देन योर बालकृष्ण हुआ, ये सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं कि ये वापस आ रहे हैं। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे, अब शायद टाटा मोटर्स भी हो सकता है कि टाटा मोटर्स भी है, यस वेल पॉइंटेड। तो ये तो कुछ स्टॉक्स है जहां शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। तो इसी स्पेस में से कुछ आपको UPL पसंद आ रहा है, टाटा मोटर्स भी टाटा मोटर्स भी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चार्ट्स पे। आई थिंक बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है स्टॉक, 400 के आसपास कैश लेवल्स पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर जब मूव आता है ऑटो सेक्टर में, हम बात करें लार्ज कैप्स में बात करें, तो टाटा मोटर्स भी एक बहुत बढ़िया पिक बन सकता है। 402 403 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे अनुमान से 420 का भी टारगेट रख सकते हैं यहाँ पे पोजिशनली, स्टॉप लॉस 395 का। इनफैक्ट टाटा मोटर्स की हम यहाँ बात करें तो एक ट्रिगर ये भी रह सकता है, यूरोप वाला तो खैर ये बाउंस बैक ट्रिगर है, दूसरा है कि नंबर्स शुरू हो जाएंगे। कमर्शियल व्हीकल स्पेस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, स्कॉट्स वगैरह स्टॉक आपने देखा अच्छी मूव है। टू व्हीलर स्पेस के नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है, जो उनके जून सेल्स में, जो उनके हर मंथली सेल्स में दिखते भी हैं। बजाज ऑटो के आज निफ्टी स्टॉक है, उसके आज रिजल्ट्स आने हैं। एक बार प्रीव्यूज देख लेते हैं कि सृष्टि ने एक रिपोर्ट कंपाइल किया है, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है, बाजार एक्सपेक्ट क्या कर रहा है बजाज ऑटो के नंबर से, तब देखेंगे कि रिएक्शन की ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए स्ट्रैटेजी। तो देखिए, इस बार बजाज ऑटो के नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर तिमाही दर तिमाही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछली बार तिमाही का बेस काफ़ी छोटा भी था, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेजेस के दिक्कतों के चलते थोड़ी सी बेस वहाँ पे इम्पैक्ट ज़रूर हुआ था। पर इस बार वॉल्यूम्स भी कैचअप करती हुई दिखी हैं। तिमाही दर तिमाही 23% का वॉल्यूम ग्रोथ हमने देखा है, जो कि डोमेस्टिक वॉल्यूम से सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स पे प्रेशर था, 21% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वहाँ पे, तो उसके चलते नतीजे जो हैं अच्छी साइड पे रहेंगे। पर इस बार एक्सपोर्ट्स का सहारा हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर कंपनी की आय की बात करें तो तिमाही दर तिमाही वहाँ पे 26% की हम ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। 10,069 करोड़ पे ये आंकड़ा आना चाहिए। वहीं अगर इनके एबिटा की बात करें तो 1746 करोड़ हम उम्मीद कर रहे हैं। सीक्वेंशली 35% का ये जंप देखने को मिलेगा। मार्जिन्स कंपनी के 16.2% से लेकर इस बार 17.3% पे आते हुए हमें दिख सकते हैं। कंपनी ने प्राइस हाइक्स लिए थे और वॉल्यूम ग्रोथ का भी एक बेनिफिट था, तो उसके चलते मार्जिन्स इंजप ज़रूर होंगे, बट कमोडिटी इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा सहारा इस बार नहीं मिलेगा। पर Q3 में आप इसका इम्पैक्ट आते हुए ज़रूर देख सकते हैं। आखिरी में मुनाफे के अनुमान हमारा 1500 करोड़ का है, जो कि तिमाही दर तिमाही देखे तो करीब 28% की बढ़त होगी। अगर नतीजों के अलावा अगर बात करें तो वहाँ पे कंपनी की कमेंट्री
थ्री व्हीलर सेगमेंट में डिमांड आउटलुक किस तरीके से निकल कर आ रहा है उस पे रहेगी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट जो कि फिलहाल प्रेशर में दिख रहा है उसको लेकर वो क्या अनुमान लगा रहे हैं, किस तरीके की ग्रोथ रहेगी वहाँ पे, उस पे हमारी नज़र रहेगी। और साथ ही साथ कंपटीशन जो 125 सीसी से लेकर 200 सीसी के बीच में बढ़ रहा है उसमें कंपनी अपने आप को कैसे प्लेस कर रही है और ईवी को लेकर उनकी क्या स्ट्रैटेजी है। तो कई सारे फैक्टर्स हैं जिस पे हम नज़र रखेंगे कि क्या वहाँ पे लाइंस निकल कर आती हैं। पर उसके अलावा डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स, मार्जिन में बढ़त की इस बार उम्मीद है। देखते हैं बजाज ऑटो किस तरीके से प्रदर्शन करता है इस बार। ठीक है, तो यानी डोमेस्टिक फ्रंट में तो आपको अच्छे वॉल्यूम दिख रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंसर्न्स रह सकते हैं। ये आय और मुनाफा दोनों में एक्सपेक्टेशन है कि बढ़कर आएंगे फिगर्स, लेकिन क्या ट्रेडर्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं? बजाज ऑटो हो या स्कॉट्स हो, मॉर्निंग में हम देख तो रहे थे टीवीएस हो तो स्कॉट्स हो, वहाँ पर पोजिशनिंग तो थी कुणाल, लेकिन वो फ्रेजल आउट हुई है क्या? किस तरह की आप पोजिशनिंग देख रहे हैं? तो हो सकता है कि जैसे हम मार्केट में देख रहे हैं फिलहाल एक ऐसा ट्रेंड बन रहा है कि रिजल्ट्स आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए वापस से कि नंबर शायद अच्छे आ जाए, उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे। इट्स ओके अगर हम शायद 2% या 4% हायर उन स्टॉक्स को खरीदे, बट वहाँ पे हमारा कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होगा। एटलीस्ट हम उन सेक्टर्स में, उन स्टॉक्स में अवॉइड करेंगे जहाँ पे शायद हमें ऐसा लग रहा है कि वीकनेस अभी भी है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ विप्रो की फॉर एग्जाम्पल। अब विप्रो में पार्टिसिपेशन लेवल्स काफी सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो जाएंगे रिजल्ट्स के बाद में, और हो सकता है कि वो जो पार्टिसिपेशन है वो इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट, माइंडट्री ऐसे स्टॉक्स में शायद ट्रिकल हो सकते हैं। वो हो सकता है पॉसिबल है ऑटो स्टॉक्स में भी या ऑटो सेक्टर में भी सिमिलर चर्न हो। अगर फॉर एग्जांपल बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स अगर आउट परफॉर्म कर ले या फिर वो रिजल्ट्स बहुत अच्छा दे दे, तो वो भी इन लाइन हो जाएंगे जो लार्ज कैप्स मूवर्स है जैसे कि एमएनएम, टीवीएस मोटर्स, मारुति जैसे परफॉर्म कर रहे थे। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ये तो बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने शेयर की, क्योंकि यही हुआ, आपको एचसीएल टेक और विप्रो के नंबर्स से पहले उनमें स्ट्रेंथ थी, कोई बड़ी मूव नहीं थी। तो यार बाजार तो वॉच आउट करना चाहता है कि नंबर्स आएंगे तभी हम कोई ट्रेड या मूव लेना चाहेंगे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट बिल्टअप कहाँ हो रहे हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं कि क्या, हालांकि बाइंग मोमेंटम है, बुलिश व्यू है कुणाल का भी, लेकिन कौन से शॉर्ट्स के मौके हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो शॉर्ट करने के मौके, एक स्टॉक तो हमने फिर अभी डिस्कस भी किया कि जैसा आपने बताया भी कि स्कॉट्स को हमने टच बेस किया, लेकिन इसके अलावा मेटल काउंटर्स, वेदांता हो, नाल्को हो, हिंडाल्को, ये सब काउंटर्स मॉर्निंग में ठीक थे। इनफैक्ट बाद में जाके शॉर्ट साइड हुआ है। तो मेटल आज चल नहीं रहा है, मेटल पैक नहीं चल रहा, और आईटी के पास लीडरशिप है और बैंक्स और आईटी लीडरशिप ले रहे हैं, जबकि थोड़ा सा अगेंस्ट होता अगर आईटी नहीं चल रहा होता। मतलब देयर आर ऑल, बोथ आर इनवर्सली राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आईटी एंड बैंक्स। हाँ, तो बट आज दोनों चल रहे हैं। ये करेक्शन में इन्वर्स होते हैं, जब मार्केट करेक्शन में जाता है, बट मार्केट जब कॉन्फ्रेंस जोन में जाता है तब दोनों ही सेक्टर्स आउट परफॉर्म करते हैं। 2021 की अगर बात करें तो ये दो सेक्टर्स के दारोमदार पे पूरा मार्केट चला है, बैंकिंग और आईटी। करेक्ट। तो अब आज मेटल बिल्कुल ड्रैगर है। आज मेटल ड्रैगर, क्या पोजीशनिंग चेंज हो गई है या सिर्फ ये आज के लिए थोड़े प्रॉफिट बुक हो रहे हैं और लीडरशिप क्योंकि दूसरे सेक्टर्स के हाथ में? तो उस हिसाब से देखना चाहिए इसको कि वॉल्यूम्स और प्राइस एक्शन इंट्राडे किस तरह से ट्रेंड कर रहा है। आज अगर हम बात करें हिंडाल्को, वेदांता, सेल, ऐसे लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें अगर मेटल सेक्टर में, तो जो प्राइस मूवमेंट है वो ओपनिंग के बाद बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। वॉल्यूम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल मैं हिंडाल्को के फ्यूचर्स की वॉल्यूम्स देख रहा था, तो कल की फ्यूचर्स की वॉल्यूम के मुकाबले आज की जो वॉल्यूम है वो आई थिंक 1/3 भी नहीं है शायद फिलहाल अभी तक। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेशन लेवल्स ड्रॉप हो गए। तो मार्केट शायद वेट करेगा, या तो ये स्टॉक्स ब्रेकआउट दे दे, या कहीं ना कहीं हम कंसेंसस मूव देखे थे, काफ़ी सारे मेटल स्टॉक्स एक साथ में वापस मूव कर जाए। तो इनमें शॉर्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एब्सेंस ऑफ वॉल्यूम्स जनरली डजंट मीन कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है। एब्सेंस ऑफ वॉल्यूम्स मतलब इंडिकेट कर रहा है कि पार्टिसिपेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। हो सकता है स्टॉक 1-2 दिन शायद साइडवेज हो जाए, उसके बाद परफॉर्म करना चालू करे। तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए, हालांकि पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट। तो शॉर्ट के मौके तो बिल्कुल नहीं यहाँ ढूंढने चाहिए, लेकिन इस बीच एक स्टॉक है, एक ग्रुप के 2 स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट आईडीएफसी फर्स्ट हो, आईडीएफसी लिमिटेड हो, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो, दोनों में ही अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ तेजी बनी हुई है पिछले कई दिनों से। डिसइन्वेस्टमेंट का तो एक ट्रिगर है, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट रीजंस भी लिस्ट करके लाए हैं, कंपाइल करके लाए हैं सौमीत। एक बार पहले सौमीत से समझ लेते हैं ट्रिगर्स। फर्स्ट बैंक ने कुछ दिन पहले अपने Q2 के ऑपरेशन अपडेट्स रिलीज़ किए थे, और ऑपरेशन अपडेट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो Q-on-Q ग्रोथ जो था कासा में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था कंपनी का। उसी के साथ कंपनी का जो एसेट क्वालिटी था वो भी काफ़ी हेल्दी रहा था Q2 में। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए। बट जो 2 मेजर पॉजिटिव ट्रिगर है इन दोनों ही कंपनीज़ के लिए, वो पहले तो ये है कि जो म्यूचुअल फंड डील है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगी,
और जो रिवर्स मर्जर है वो शायद हो सकता है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ये म्यूचुअल फंड डील होने के बाद। अगर म्यूचुअल फंड डील हो जाती है तो आईडीएफसी को करीब 4,500 करोड़ मिलेगा म्यूचुअल फंड बिजनेस बेच के, और ये 4,500 करोड़ में से कुछ पार्ट कंपनी शायद डिविडेंड की तरह अनाउंस कर सकती है, तो वो एक बेनिफिट हो जाएगा आईडीएफसी शेयर होल्डर के लिए। बट जो बैलेंस रह जाएगा वो शायद रिवर्स मर्जर के थ्रू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्फ्यूज किया जाएगा, और ये इन्फ्यूजन के कारण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कैपिटल मिलेगा ग्रोथ के लिए आगे चलते। और ये जो मर्जर भी होने की बात चल रही है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में, वो बेनिफिशियल हो सकता है आईडीएफसी शेयर होल्डर्स के लिए। और इसी कारणों के वजह से हमें आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दिख रहा है। बट अगर हम रिस्क की बात करें जो अभी है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के इन्वेस्टर्स के लिए, वो पहला रिस्क तो ये है कि हमें टाइमलाइंस नहीं पता है अभी तक कि कब तक ये मर्जर इनिशिएट होगा, कब तक कंप्लीट होगा। उसी के साथ मर्जर रेशियो भी अब तक अनाउंस नहीं किया है कंपनी ने, और काफ़ी डिले अब तक हो चुका है इस एंटायर प्रोसेस में। अगर म्यूचुअल फंड सेल की भी अगर हम बात करें उसको लेके और रिवर्स मर्जर को लेके काफ़ी डिले हो चुका है, तो कब तक ये डील कंप्लीट होगा ये पता नहीं। बट हाल ही में अगर हम देखें तो अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन दोनों ही स्टॉक में देखने मिल रहा है। ठीक है, सो ये कुछ और ट्रिगर्स है, और आईडीएफसी के साथ रिवर्स मर्जर और उसके पर ये रीज़न भी है जिसके कारण आप इस स्टॉक में अच्छी तेज़ी देख रहे हैं। शुक्रिया सौमित इस जानकारी के लिए। एक बार चार्ट्स पर भी देख लेते हैं, चार्ट चेक कुणाल के साथ कर लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट और आईडीएफसी लिमिटेड दोनों ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, पर क्या आपको लग रहा है कि ऊपर की कॉल्स में और ज़्यादा एक्शन है, तेज़ी इस सीरीज़ के लिए अगर किसी ने रखी हो तो कितना और % गेन मिल सकता है उन्हें? तो मेरे अनुमान से आउट परफॉर्मेंस हो सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड। आई थिंक 55 के आसपास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्रेड कर रहा है और करीबन 75-76 के आसपास आईडीएफसी लिमिटेड है। तो ये स्टॉक मार्केट के हिसाब से मेरे अनुमान से मार्केट के लाइन में थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमने कंसिस्टेंटली देखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी को लास्ट 3,000 पॉइंट जब निफ्टी चली थी या जब बैंक निफ्टी जब 4,000-5,000 पॉइंट चली थी, तो उस हर पूरे फेज में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने आउट परफॉर्म किया था अपने अदर पेयर्स को। तो मेरे अनुमान से आई थिंक ये ट्रेंड कंसिस्टेंटली मेंटेन हो सकता है। इन स्टॉक्स में जब एक न्यू टेरिटरी पे आ जाता है, अपने ब्रेकआउट लेवल्स पे आ जाता है, तब इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की अप्रोच होनी चाहिए रादर देन एक्सपेक्टिंग कि स्टॉक कितना टारगेट रीच करे, बिकॉज पॉसिबल होता है कि स्टॉक अपने एक्सपेक्टेड टारगेट लेवल्स को भी क्रॉस कर देते हैं जब वो जोन ऑफ मोमेंटम में आ जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 52 मेरे अनुमान से एक डिसेंट स्टॉप लॉस हो सकता है ट्रेलिंग के लिए, और अपसाइड में हम 58, 60 एंड देन हायर लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ऑलराइट कुणाल, इंटरेस्टिंग आपने एक बहुत ओपनिंग रिमार्क एक बहुत इंटरेस्टिंग दिया था। आपने कहा था जून के लेवल से जिस तरह का रैली कैचअप हुआ था उस तरह का आपको ट्रेंड दिख रहा है। तो नहीं 1800 से लगभग 2000 पॉइंट्स की रैली हमने देखी थी विद इन सम वीक्स ओनली। करेक्ट। सो मतलब इस सीरीज में 18,000 कब तक टच हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि हम बहुत ही जल्द 18,000 के आसपास भी ट्रेड कर सकते हैं। बट बिकॉज हमारा मार्केट ग्लोबली लिंक्ड है तो हमें ग्लोबल फैक्टर्स भी कंसिस्टेंटली वॉच करना पड़ेगा। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि शायद एक सिग्निफिकेंट बॉटम इन प्लेस आ चुका है, जो हो सकता है कि शायद 2 से 3 महीने तक वो बॉटम टेस्ट ना करे। तो लेट्स होप कि वो वैसा मेजर करेक्शन वापस ग्लोबल मार्केट्स में ना आए। अगर हम वो टेरिटरीज में भी आ जाए जहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स करेक्ट ना करे और धीरे धीरे करके भी रिकवर करे, तो वो तो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि हमारा मार्केट्स आउट परफॉर्म कर सकता है। जो मैंने बात कही थी स्टार्टिंग में वो थी ओपन इंटरेस्ट की वेटेज की। जो 3 लाख के ऊपर जब ओपन इंटरेस्ट हो जाती है निफ्टी फ्यूचर्स की, तब इंडिकेशन होता है कि जनरली शॉर्ट साइड में ज़्यादा स्क्यू हो जाते हैं, और जब शॉर्ट्स की कवरिंग आती है पोजीशंस में तो वो 1 डे 2 डे फिनोमिना नहीं होता है, वो जनरली एक मल्टी वीक एक मल्टी मंथ फिनोमिना होता है जहाँ पे वो पोजीशंस को अनवाइंड करना चालू करता है। तो ये जनरली ट्रिकल होता है 1 से 2 महीने के ट्रेंड में। तो उस लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम 18,000 के लेवल्स को क्रॉस कर लें। ऑलराइट, और देखिए ना डोमेस्टिक ट्रिगर्स भी सारे अच्छे आ रहे हैं। आप यहाँ का भी इन्फ्लेशन देखें तो वो कूल ऑफ होकर आ ही रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, ये सारे फैक्ट्स हमारे को समझाने के लिए, ट्रेड्स पर स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शो को फिलहाल यही समेटेंगे। बहुत सारी कॉल्स हमने बात की और बाजार में अच्छी तेजी बनी हुई है और मोमेंटम सस्टेन रह सकता है। 20 के नीचे हम बहुत कंफर्टेबली 10% तक का विक्स आज कूल ऑफ हुआ है। तो सारे साइंस पॉजिटिव हैं और कई सारे लॉन्ग कॉल्स हमने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया।